तो अब देखो आपको क्या फाइंड आउट करना है, एक्स का वैल्यू क्या होगा, एक्स का वैल्यू ऐसा होना चाहिए तो जहां पर आपको क्या होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम मिले। मींस देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मींस क्या रहता है, आप उसे किससे गिवन करते हो, एफ इज इक्वल टू क्या रहता है आपका जी m1 m2 डिवाइडेड बाय व्हाट r स्क्वायर। ओके ये आपका रहता है। बट आप एक और फोर्स आप यूज करते हो, f इज इक्वल टू व्हाट m इनटू a। मींस f क्या है, m को क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, f इज व्हाट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट मास। मींस f क्या किया है आपने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किया है, बट किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है f इज व्हाट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट m। f को आपने क्या किया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किया है किससे, m को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है f। तब आप इसको क्या करोगे, आप इस इक्वेशन का आपको क्या मिलेगा, इस m को आपने क्या किया दो पार्ट्स के अंदर आपने डिवाइड किया है, इस f को आपने क्या किया दो पार्ट्स के अंदर आपने डिवाइड किया है। तो आपको क्या करना है, ये जो f है इस f को आपको क्या करना है, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, तो हम इस f को क्या करेंगे m के साथ इक्वल करेंगे। तो देखो क्या हो जाएगा, f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो आपका जो दो पार्ट्स के अंदर आपने जिसे डिवाइड किया है उसका आपको क्या करना पड़ेगा प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। मींस देखो क्या होगा एक्स एम मल्टीप्लाई बाय विथ व्हाट 1 माइनस एक्स इंटू एम, एक्स एम इंटू 1 माइनस एक्स इंटू एम। ओके देन नेक्स्ट देखो अब यहाँ पर क्या होता है, एक्स एम से क्या करोगे आप इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लो, नहीं तो सीधा सीधा एक्स एम दिया एक्स एम मल्टीप्लाई बाय एक्स एम क्या होगा एक्स एम स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो एक्स एम स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 माइनस एक्स। देन नेक्स्ट अब यहाँ पर आपको जो एफ दिखाई दे रहा है इस एफ को आपको क्या करना है डिफरेंशिएट करना है। तो डी एफ बाई डी एक्स करो, डी एफ बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब इसे भी आप क्या करोगे डिफरेंशिएट करोगे, इस पूरे फैक्टर को क्या करना है आपको डिफरेंशिएट करना है 1 माइनस एक्स। जैसे डिफरेंशिएट करने के बाद आपको इसका फाइनल आंसर मिल जाएगा। ओके इसे होमवर्क में सॉल्व करना है। ओके इसे डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट करने के बाद आपको इसे सॉल्व करना है। ओके होता है तो ठीक है, नहीं तो मुझे कल के लेक्चर में रिमाइंड कर देना। कल संडे के दिन जो हम लेक्चर लेंगे 1 आवर का फॉर योर ओनली वर्कशीट। ओके वर्कशीट के लिए एक लेक्चर लेंगे हम। ओके अगर आपसे सॉल्व होता ठीक है, नहीं होता तो मुझे बोल देना, आप उसे ट्राई करो घर के ऊपर। ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। ओके 10 को एक बार देखो, सॉरी 10 चालू है क्या हमारा, हाँ 10 ही चालू है। हाँ 10 के अंदर देखो, 10 के अंदर क्या पूछा है, टू क्वेश्चन नंबर 9, एक बार फिर से बोल रहा हूँ 9 का यहाँ पर हिंट मैंने आपको बोर्ड के ऊपर राइट करके दिया, उसे सिर्फ देखो, सॉल्व होता है तो ठीक, नहीं होता तो मुझे बोल दो, कल के लेक्चर में इसे एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके हाँ क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर क्या पूछा है, टू स्फीयर्स ऑफ मास स्मॉल एम एंड कैपिटल एम आर situated in air and gravitational force between them is F. Okay, the space around the masses is now filled with a liquid of specific gravity 3. The gravitational force will now be. Okay, so देखो question number 10. हाँ 10 के लिए देखो क्या होगा, two sphere of mass m and capital M are situated in air. Okay, are situated in air and the gravitational force between them is F. Okay, उनके बीच में का gravitational force क्या है, F है. The space around the masses is now filled with a liquid. Okay, अब देखो उन दो masses के बीच में का जो space था वो किसके थ्रू हमें फिल किया है, लिक्विड के थ्रू। इससे पहले किससे फिल था, एयर से फिल था, बट अब क्या आप किससे फिल किया है, लिक्विड से फिल किया है। अब उसका जो लिक्विड से जिससे हमें फिल किया उसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी लिक्विड तो कितना है 3 है। अब उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर 3 है तो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा वो आपको पूछा है। ओके तो मुझे एक बात बोलो, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, ओके ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम के ऊपर डिपेंड रहता है क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम के ऊपर डिपेंड रहता है, बोलो। ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम के ऊपर डिपेंड रहता है, मीन्स व्हाट, जो दो पॉइंट मासेस आप यहाँ पर यूज करते हो एट ए डिस्टेंस आर। ओके मीन्स देखो फॉर एग्जांपल ये आपका पॉइंट, सॉरी ये आपका मास m1 है, आपका मास m2 है, ये दोनों सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस r। तो ये दोनों इनके बीच में का जो मीडियम है, इस मीडियम के ऊपर डिपेंड है क्या आपका जो फोर्स रहता है, F इज इक्वल टू
जी M1 M2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। AF इस मीडियम के ऊपर डिपेंड है क्या? बोलो, इस मीडियम के रिलेटेड आपको यहाँ पर इस फॉर्म में कोई चीज दिखाई दे रही क्या? बोलो क्विक फास्ट। उसके ऊपर डिपेंड नहीं है, एग्री कर रहे हो इस बात को? तो आप मुझे एक बात बोलो, अगर फोर्स आपका मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं है तो इस क्वेश्चन के अंदर उन्होंने चेंज क्या किया है? सिर्फ मीडियम चेंज किया है। एयर की जगह पर क्या कौन सा मीडियम रखा है? लिक्विड रखा है। अब एयर की जगह पर उन्होंने लिक्विड मीडियम रखा है, जबकि आपका फोर्स डिपेंड ही नहीं है उस मीडियम के ऊपर, तो आपका फोर्स चेंज होगा क्या? वो डिपेंड ही नहीं उसके ऊपर, तो फोर्स आपका चेंज होगा क्या? फोर्स आपका अनचेंज रहेगा। मीन्स आपका जितना ग्रेविटेशनल फोर्स आपका पहले था उतना ही उस मीडियम को चेंज करने के बाद रहेगा। मीन्स आपका आंसर यहाँ पर कौन सा रहेगा? बोलो आपका आंसर कौन सा रहेगा यहाँ पर? बोलो क्वेश्चन नंबर 10, इसका एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिया है, सिर्फ मुझे आपको आंसर बताना है। बोलो, आपका फोर्स जो है ग्रेविटेशनल फोर्स, इट इज इंडिपेंडेंट ऑन मीडियम, मीडियम के ऊपर वो डिपेंड ही नहीं है, और यहाँ पर हमने मास के अंदर या फिर डिस्टेंस के अंदर कुछ चेंज भी नहीं किया है, तो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स कितना रहेगा? ऐसे ही रहेगा। मीन्स ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन ए करेक्ट आएगा। आदित्य मालिक ने आंसर दिया है, करेक्ट है, ऑप्शन ए ही रहेगा। ऑप्शन ए में क्या दिया आपको? सिर्फ ओनली एफ दिया है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 10 का। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर देखो, two identical solid copper spheres of radius capital R placed in contact with each other, the gravitational attraction between them is proportional to, okay? देखो क्या पूछा, टू आइडेंटिकल सॉलिड कॉपर, ओके, दो आइडेंटिकल सॉलिड कॉपर स्फीयर ऑफ रेडियस आर प्लेस्ड इन अ कांटेक्ट विद ईच अदर, ओके, मींस दो कॉपर है, स्फीयर साइज के दो कॉपर है, आइडेंटिकल शेप है, आइडेंटिकल शेप है मींस और सिमिलर शेप है उनका, दोनों का रेडियस इक्वल होगा। अब वो क्या किए, हमने एक दूसरे के कांटेक्ट में प्लेस किया है विद ईच अदर, तब उनके बीच में का ग्रेविटेशन जो अट्रैक्शन रहेगा, ग्रेविटेशन अट्रैक्शन प्रोपोर्शनल रहेगा, बट किससे? ऑप्शन दिया आपको आर स्क्वायर, देन नेक्स्ट सेकंड दिया आर रेस टू -2, आर रेस टू 4 एंड आर रेस टू -4, ओके। तो देखो क्या होगा, देखो सिंपल चीज है, दो आइडेंटिकल क्या है स्फीयर है, दो आइडेंटिकल क्या दिया आपको? स्फीयर दिया है। अब देखो दो आइडेंटिकल स्फीयर दिया है, मींस एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? आपको आंसर में क्या दिया? रेडियस दिया है, इसलिए मैं यहाँ पर फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड रेडियस के बीच में का रिलेशन ले रहा हूँ। तो देखो यहाँ पर क्या पूछा है, एफ इज क्या रहता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? आर स्क्वायर रहता है। बट आपको क्या यहाँ पर क्या पूछा है, क्या पूछा आपको यहाँ पर? टू आइडेंटिकल कॉपर्स पूछा है। टू आइडेंटिकल कॉपर्स मींस व्हाट? फॉर एग्जांपल एक कॉपर की रेडियस कितनी है? आर है, सेकंड कॉपर स्फीयर की रेडियस कितनी होगी? आर होगी, तो टोटल रेडियस आपकी कितनी होगी? आर प्लस आर, 2r हो गया, 2r स्क्वायर हो गया, ओके। तो 2r स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा। तो आपको क्वेश्चन क्या पूछा है? ग्रेविटेशनल फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? इसका स्क्वायर करो, क्या हो जाएगा? 4r⁴ हो जाएगा, 4r⁴, बट आपको ऑप्शन में क्या दिया है? r⁴ दिया है, r⁻² दिया है, r⁴ दिया है, r⁻⁴ दिया है। तो देखो क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है, द ग्रेविटेशनल फोर्स, सॉरी, द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन देम इज प्रोपोर्शनल टू, किससे प्रोपोर्शनल रहेगा? अब बोलो इसमें से किससे प्रोपोर्शनल रहेगा वो? r⁴ को रहेगा या फिर r⁻⁴ को रहेगा? अब देखो यहाँ पर क्या है, r⁴ आपका यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इस r⁴ f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? r⁴, तो देखो आंसर क्या आएगा इसका? बोलो क्या आंसर आएगा? क्विक फास्ट बोलो, r⁴, एक बार फिर से देखो, हाँ, प्रोपोर्शनल पूछा है आपको, इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं पूछा है।
आपको क्या पूछा है? प्रोपोर्शनल पूछा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं पूछा है। मैंने हिंट आपको दे दिया है। ओके, करेक्ट है। रत्मजी सातपुते ने आंसर दिया है ऑप्शन डी। ओके, ऑप्शन डी करेक्ट है। ओके, ऑप्शन डी r⁻4। देखो r⁻4 क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? r⁻4 दिखाई दे रहा है। अगर हम इसका रेसिप्रोकल करते हैं तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किससे आएगा? r⁻4 से। जब भी कोई चीज नीचे से ऊपर की टर्म में शिफ्ट होती है तो उसका साइन चेंज हो जाता है। ओके, r⁻4 आएगा। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर क्या पूछा है? वेटलेसनेस एक्सपीरियंस व्हाइल ऑर्बिटिंग द अर्थ इन स्पेसशिप इज द रिजल्ट ऑफ। ओके, बोलो इसका आंसर क्या है? एक्सेलरेशन। Weightlessness experienced while orbiting the Earth in free spaceship is the result of acceleration। तो नहीं है। देखो, स्पेसशिप के अंदर आपको जो एक्सपीरियंस होता है, ओके, स्पेसशिप के अंदर आपको जो एक्सपीरियंस होता है वेटलेसनेस का, ओके, ऑर्बिटिंग इन द अर्थ, व्हाइल ऑर्बिटिंग इन द अर्थ पूछा है। ओके, अर्थ के ऑर्बिट में पूछा है। अर्थ के ऑर्बिट में आपका जो स्पेसशिप रहता है वहां पर आपको जो वेटलेसनेस फील होता है वो किसकी वजह से होता है, ऐसा आपको पूछा है। तो देखो कौन सा आंसर रहेगा? मुझे एक बात बोलो, क्वेश्चन को एक बार अच्छे से रीड करो। क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो। वेटलेसनेस एक्सपीरियंस व्हाइल ऑर्बिटिंग इन द अर्थ, ऑर्बिटिंग द अर्थ इन स्पेसशिप। ओके, क्या पूछा है? हाँ, एक बच्चे ने सही आंसर दिया है। ओके, अब देखो, अर्थ के ऑर्बिट्स में आपको क्या करना है? मूव होना है। मीन्स वहां पर आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कुछ तो भी आपके ऊपर एक्ट कर रहा होगा, तो मीन्स आपका जीरो ग्रेविटी तो वहां पर हो नहीं सकता। पर आपको वहां पर वेटलेसनेस फील होता है अर्थ के ऑर्बिट्स के अंदर। क्यों फील होता है? क्योंकि आपकी बॉडी क्या होती है? फ्री फॉल टूवर्ड्स अर्थ। अर्थ के टूवर्ड्स क्या होती है? फ्री फॉल होता है उसका, तो जिसकी वजह से आपको वहां पर वेटलेसनेस एक्सपीरियंस होता है। मीन्स कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन डी करेक्ट आएगा। ओके, वेटलेसनेस, सॉरी, फ्री फॉल फ्रॉम द टूवर्ड्स अर्थ। ओके, ऑप्शन डी करेक्ट आएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। 13 ले लो सर। हाँ, क्या पूछा है 13 के अंदर? द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑन अ फ्रीली मूविंग आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज। ओके, देखो, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑन अ फ्रीली मूविंग आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज। आर्टिफिशियल सैटेलाइट के ऊपर अगर आपने फ्रीली पेंडुलम लगाया तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा? आई थिंक ये क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन किया था जब हमने टाइम पीरियड का पार्ट देखा था, तब एक क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। पेजेस टर्न बैक करो, वहां पर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। पेजेस को टर्न बैक करो, वहां पर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। अब देखो, जनरली इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। आर्टिफिशियल सैटेलाइट के लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या रहता है? आर्टिफिशियल सैटेलाइट आर्टिफिशियल सैटेलाइट के लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना रहता है? उतना बोलो सिर्फ मुझे। अब एक बात बोलो, आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहां पर प्लेस होते हैं? आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहां पर प्लेस होते हैं? देखो, आपको क्या पूछा है? टाइम पीरियड पूछा है। पर टाइम पीरियड किसका पूछा है? सिंपल पेंडुलम का ओवर द आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ओके, अब देखो, टाइम पीरियड के लिए आपके पास फॉर्मूले क्या है? बोलो, टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला क्या रहता है आपके पास? क्विक फास्ट, क्या है आपके पास टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला? बोलो, क्या है? 2 पाई डिवाइडेड बाय 1/g है, अंडर रूट। ओके, बट आप टाइम पीरियड किसका देख रहे हो? सैटेलाइट का, तो यहाँ पर क्या आएगा? जी डैश आएगा। तो मैंने आपको सिर्फ क्या पूछा है? सैटेलाइट जो आपका प्लेस होता है, ओके, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, उसके लिए जी कितना रहता है?
बोलो जी कितना रहता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट के। अब देखो आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहाँ पर सिचुएटेड है, कहाँ पर सिचुएटेड रहता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट, जनरली कहाँ पर सिचुएटेड रहता है, इन द स्पेस, करेक्ट है। अब अगर आपका आर्टिफिशियल सैटेलाइट अगर स्पेस में अगर आपका सिचुएटेड है तो वहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा स्पेस के अंदर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा स्पेस के अंदर, स्पेस के अंदर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा, ऑब्वियसली जीरो होगा। स्पेस के अंदर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है, जीरो होता है। तो अब यहाँ पर देखो आपका जो फॉर्मूला बोर्ड के ऊपर मैंने राइट करके दिया टाइम पीरियड के लिए, टाइम पीरियड क्या रहता है, इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय 1/g, किसके लिए, पेंडुलम के, सिंबल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला। अब यहाँ पर आपका जी जीरो है, जी अगर आपका जीरो है तो इसका मतलब आपका होल आंसर कितना आएगा टाइम पीरियड का, वो देखो जी का वैल्यू जीरो है, पूरा फॉर्मूला क्या आपका 2 पाई मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 1/g, तो आपका आंसर क्या आएगा 1/0 क्या रहता है 1 डिवाइड बाय 0, क्या आंसर आता है आपका, तो देखो आपका आंसर क्या रहेगा, हाँ बोलो। चलो इसका ट्रिक मैंने आपको बोल दिया है, इसका आंसर आप ही फाइंड करो, ओके। अब आखिरी के स्टेप पर इसका आंसर मैंने आपको बोल दिया है, आप ही फाइंड करो इसका आंसर, ओके। 1/g है, जी का वैल्यू आपका 0 है, तो देखो वहां से आपको आंसर क्या मिलेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, 14 के अंदर क्या पूछा है, टू प्लैनेट्स हैव द सेम एवरेज डेंसिटी बट देयर रेडियाई आर r1 and r2, okay, if acceleration due to gravity on these planets be g1 and g2, okay, respectively, then take up question number 14। देखो क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 14 के लिए, थोड़ा सा ऊपर ले लो सर, क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा। हाँ, टू प्लैनेट्स हैव द सेम एवरेज डेंसिटी, अब यहाँ पर दो प्लैनेट्स दिए, उनका डेंसिटी कितना दिया है, सेम दिया है, बट उनका रेडियस कितना दिया है, डिफरेंट दिया है। इफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन दिस प्लैनेट बी g1 and g2 respectively, then okay, means what, देखो दो प्लैनेट्स है आपके, फॉर एग्जांपल दिस वाज प्लैनेट p1, दिस वाज प्लैनेट p2, ओके। अब इन दोनों का क्या पूछा आपको, क्या दिया है, डेंसिटी कितना दिया है, सिमिलर दिया है, दोनों का डेंसिटी कितना दिया है, सिमिलर दिया है, ओके। अब इन दोनों का डेंसिटी तो सिमिलर दिया है, ओके, डेंसिटी क्या दिया है, सिमिलर दिया है, बट आपको रिलेशन किससे में पूछा है, इसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, g1 है, इसका कितना है, g2 है, इसका रेडियस कितना है, r1 है, इसका रेडियस कितना है, r2 है। तो अब यहाँ पर ऑप्शन देखो, ऑप्शन में क्या क्या दिया है, ऑप्शन देखो एक बार क्या क्या दिया ऑप्शन के अंदर, g1 by g2 is equal to r1 by r2, then next option B में g1 by g2 is equal to r2 by r1, then next option C g1 by g2 is equal to r1 square by r2 square, then next option D g1 by g2 is equal to r1 cube by r2 cube, ओके। तो देखो ऑप्शन कौन सा करेक्ट आएगा यहाँ पर, देखो इनके रेडियस में कुछ चेंजेस दिया है क्या, नहीं, सिर्फ r1 is equal to r2 दिया है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी आपको g1 एंड g2 दिया है, सिंपल है, क्या होगा, ऑप्शन ए करेक्ट आएगा इसका, g1 by g2 is equal to r1 by r2, ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। देन नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 15, नेक्स्ट ले लो 15, हाँ 13 का डी है, आदित्य महाडिक करेक्ट है, इनफाइनाइट, हाँ 14 ले लो, सॉरी 15 ले लो, 15 14 हो गया, 15 ले लो, फिफ्टीन के अंदर क्या पूछा है, 15 15 1 5 15, हाँ। द करेक्ट आंसर टू अबव क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन, द करेक्ट क्वेश्चन टू अबव क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन, ऊपर का जो क्वेश्चन है मिस क्वेश्चन नंबर 14, ओके, और किसके ऊपर बेस्ड था, ओके, ऐसा आपको क्वेश्चन पूछा है, ओके।
तो देखो क्या क्या दिए ऑप्शन, देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन वैक्यूम इज सेम irrespective of size and mass of body. Then next option B, acceleration due to gravity in vacuum depends on the mass of the body. And option C, there is no acceleration due to gravity in vacuum. Then next option D, in the vacuum there is a resistance offered to the motion of the body, and this resistance depends on the mass of the body. Okay. In the correct answer to above question, okay, above question I think 14 है या फिर 13 है, वो एक बार देखना पड़ेगा. ओके 15 को रहने दो, 15 को हम बाद में सॉल्व करेंगे. ओके यहाँ पर कौन सा अब क्वेश्चन है वो हमें देखना पड़ेगा. 15 को रहने दो ऐसे. ओके देन नेक्स्ट 16 ले लो. 16 ले लो सर. 16 15 आई थिंक वहां पर देखना पड़ेगा एक बार. 16 ले लो. 16 के अंदर क्या है? वेट अ बॉडी इज टेकन फ्रॉम इक्वेटर टू द पोल इज इट्स वेट. ओके ये आई थिंक 2-3 बार रिपीट हुआ है. इसका आंसर आप फाइंड करो. ओके 16 का. देन नेक्स्ट 17. 16 है ना, 2-3 बार रिपीट हुआ है. बहुत सिंपल है, आप बोल भी सकते हो 16 का आंसर. व्हेन बॉडी टेकन फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, इक्वेटर से अगर हम उसे पोल की तरफ अगर हम ले जाते हैं तो क्या होता है. ओके देन नेक्स्ट 17 के अंदर क्या पूछा है? इन ऑर्डर टू फाइंड टाइम द एस्ट्रोनॉट ऑर्बिटिंग इन द अर्थ सैटेलाइट शुड यूज. ओके अब देखो आपको क्या फाइंड आउट करना है? टाइम फाइंड आउट करना है किसके अंदर? एस्ट्रोनॉट ऑर्बिटिंग इन द अर्थ सैटेलाइट. ओके अब देखो अर्थ सैटेलाइट जो ऑर्बिट्स में अंदर जो मूव होता है तो उनको अगर टाइम फाइंड करना है तो क्या यूज करते हैं. ओके ऑप्शन क्या दिया? पेंडुलम क्लॉक. देन नेक्स्ट ऑप्शन बी अ वॉच हैविंग मेन स्प्रिंग टू कीप इट गोइंग. देन नेक्स्ट ऑप्शन सी आइदर पेंडुलम क्लॉक और वॉच. देन नेक्स्ट आइदर पेंडुलम क्लॉक और नॉट अ वॉच. ओके तो देखो कौन सा क्लॉक वहां पर यूज किया जाता होगा? पेंडुलम क्लॉक. ओके उससे कौन सा क्लॉक यूज करते हैं? पेंडुलम क्लॉक यूज करते हैं. ओके सॉरी पेंडुलम क्लॉक नहीं यूज करते. ओके पेंडुलम क्लॉक क्यों नहीं यूज करते? क्योंकि पेंडुलम क्लॉक के अंदर जो टाइम रहता है टाइम किसके ऊपर डिपेंड रहता है? जी के ऊपर, मीन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड रहता है. बट अगर हम वॉच को अगर हम देख रहे हैं, वॉच हैविंग मेन स्प्रिंग टू कीप इट गोइंग. ओके तो ये वॉच हम वहां पर यूज करेंगे इनटू अ फ्री स्पेस. ओके मीन स्पेसशिप के अंदर हमें वॉच यूज करते हैं टू फाइंड द टाइम. ओके ये क्यों यूज करते हैं? क्योंकि इसके अंदर जो टाइम रहता है टाइम पीरियड इंडिपेंडेंट फ्रॉम द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रहता है. ओके एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड नहीं रहता, तो इसलिए ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन बी आएगा. ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18. 18 के अंदर क्या पूछा है? A spherical planet far out in a space have mass m0 and diameter d0. A particle of a mass m falling freely near the surface of this planet will experience acceleration due to gravity which is equal to. ओके तो देखो 18 के लिए देखो क्या पूछा, एक बार क्वेश्चन को एक बार अच्छे से रीड करेंगे. अ स्फेरिकल प्लैनेट फॉर आउट इन स्पेस हैविंग मास, एक प्लैनेट है जिसका मास कितना दिया है? m, m0 एंड डायमीटर कितना दिया है? d0. देन नेक्स्ट क्या पूछा है? अ पार्टिकल ऑफ मास m फॉलिंग फ्रीली नियर द surface of this planet will experience an acceleration due to gravity is equal to. ओके वो acceleration due to gravity जो इक्वल करेगा वो कितना रहेगा? ओके एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो एक्सपीरियंस करेगा वो कितना रहेगा? ओके ऐसा आपको पूछा है. ओके नीचे प्लैनेट दिया है जिसका मास m0 डायमीटर d0 है एंड उसका एक पार्टिकल जिसका मास m है वो क्या होता है? फ्री फॉल होता है. कहाँ पर? नियर द सरफेस ऑफ दिस प्लैनेट. इस प्लैनेट के सरफेस के नियर वो क्या होता है? फ्री फॉल होता है. तब वो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्सपीरियंस करेगा वो कितना रहेगा? ऐसा आपको क्वेश्चन पूछा. ओके तो बहुत सिंपल है. देखो देखो क्या होगा.
अब देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन हमें क्या करना है, सरफेस के ऊपर फाइंड आउट करना है। तो सरफेस के ऊपर फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला रहता है वो फॉर्मूला कौन सा रहता है। फॉर एग्जांपल ऐसा एज्यूम करो, वो जो प्लैनेट आपको दिया है वो प्लैनेट आपको कौन सा दिया है, अर्थ का प्लैनेट दिया है। ऐसा एज्यूम करो वो जो प्लैनेट आपको दिया है वो प्लैनेट कौन सा है, आपका अर्थ ही है। ऐसा एज्यूम करो अर्थ ही आपका क्या प्लैनेट है। अर्थ का मास कितने दिया है, m0 दिया है, डायमीटर कितने दिया है, d0 दिया है। अब यहाँ पर कोई भी पार्टिकल फ्री फॉल होगा नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ, तो उसके लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना रहेगा वो आपको पूछा है। देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना रहता है, इसके लिए हमने डेरिवेशन भी देखा था, डेरिवेशन प्रूफ भी किया है। फॉर अ प्लैनेट हैविंग मास m एंड हैविंग रेडियस r, कैपिटल R या फिर डायमीटर कैपिटल D, तो देखो क्या आएगा ऑप्शन। इसके लिए हमने डेरिवेशन भी देखा है। ओके, सिर्फ यहाँ पर क्या दिया है आपको, डायमीटर की जगह रेडियस की जगह पर डायमीटर के फॉर्म में फॉर्मूला दिया है, बाकी कुछ चेंज नहीं है यहाँ पर। ओके, सिर्फ क्या है यहाँ पर रेडियस की जगह पर डायमीटर के फॉर्म में दिया है, बाकी कोई भी चेंज नहीं है। ओके, तो देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस क्या रहता है, बेसिकली मैं आपको सिर्फ इसका हिंट देने वाला हूँ। ओके, देखो क्या रहता है, स्मॉल जी इज इक्वल टू क्या रहता है, जी एम बाय आर स्क्वायर रहता है। ओके, क्या रहता है, जी एम बाय आर स्क्वायर रहता है। बट आपको यहाँ पर आर नहीं दिया है, इस क्वेश्चन के लिए आपको क्या दिया है, डायमीटर दिया है। तो डायमीटर को हम रेडियस के फॉर्म में किस तरीके से राइट करेंगे, डायमीटर को रेडियस के फॉर्म में राइट करना है, मीन्स क्या करेंगे हम, डायमीटर डी ओ डिवाइडेड बाय 2 रेज टू होल ब्रैकेट स्क्वायर। अब देखो इसे सॉल्व करो और आपको आंसर मिल जाएगा। वो देखो क्या होता है, g इज इक्वल टू जी एम बाई डी ओ बाई 2 रेज टू होल ब्रैकेट स्क्वायर। अब देखो नीचे जो आपको टर्म दिया डी ओ बाई 2 रेज टू होल ब्रैकेट स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, इसका टर्म ऊपर चला जाएगा, तो क्या होगा देखो आंसर। ऑप्शन सी करेक्ट है रत्ना जी, करेक्ट है ऑप्शन सी। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर देखो, 19 के अंदर क्या पूछा है, the mass and the diameter of planet have twice the value of corresponding parameters of earth, the acceleration due to gravity on the surface of planet is। okay, देखो एक प्लैनेट है, ओके, उस प्लैनेट के ऊपर मास डायमीटर जो सारी चीज है वो कितने टाइम से डबल है एज कंपेयर टू अर्थ। ओके, मीन्स अर्थ के ऊपर अगर आपका मास, अगर फॉर एग्जांपल अगर आपका अर्थ के ऊपर अगर आपका मास 25 kg है, तो उस प्लैनेट के ऊपर आपका मास कितना होगा, 50 kg होगा। अगर आपका रेडियस या फिर डिस्टेंस 10 मीटर है तो उस प्लैनेट के ऊपर कितना होगा, 20 होगा। ईच एंड एवरी पैरामीटर आपको क्या दिया, डबल दिया, ट्वाइस दिया एज कंपेयर टू अर्थ, तब उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा उस सरफेस का, ऐसा हमें क्वेश्चन पूछता है। ओके, तो देखो क्या होगा, सिंपल चीज है, बहुत सिंपल है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, अगर आपके पैरामीटर डबल हो जाते हैं तो किसी अदर प्लैनेट्स के ऊपर क्या होगा, देखो मीन्स व्हाट, देखो आपका अर्थ है, ओके, फॉर अर्थ, ओके, फॉर अर्थ के लिए आपके पैरामीटर्स क्या क्या है, अर्थ के लिए क्या क्या है, एम है, मास इज इक्वल टू क्या रहता है, एम रहता है, रेडियस इज इक्वल टू क्या है, कैपिटल आर है। ओके, कैपिटल आर है। आपको पूछा क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पूछा है। तो देखो फॉर अर्थ के लिए, फॉर अर्थ के लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या रहता है, अर्थ के लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, जी इज इक्वल टू व्हाट, जी एम बाय आर स्क्वायर। क्या होगा, जी एम बाय आर स्क्वायर, ए हो गया। ओके, देन नेक्स्ट अब यहाँ पर देखो फॉर अदर प्लैनेट के लिए आपका मास कितना है, मास पैरामीटर क्या दिए, ट्वाइस दिए, मींस यहाँ पर एम क्या हो जाएगा, 2m हो जाएगा, आर क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। तो देखो क्या होता है, जी इज इक्वल टू क्या होगा, 2gm हो जाएगा, 2gm क्यों, मास 2 दिया है तो ट्वाइस दिया है हमने 2gm। देन नेक्स्ट नीचे क्या होगा, आर भी क्या है, 2r दिया है तो 2r स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, क्या होगा फिर, 2gm डिवाइडेड बाय व्हाट, 4r स्क्वायर, 4r स्क्वायर दिया है मींस 1 1 2 1 2 2 4। देखो क्या चेंज आ गया,
सिर्फ यहाँ पर रेडियस को क्या कर रहे हैं आप, 1 ट्वाइस कर रहे हो। ओके, रेडियस को क्या कर रहे हैं, सिर्फ आप ट्वाइस कर रहे हो, तो gm/2r आएगा। ओके, gm/2r²। तो इसकी वजह से आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में क्या चेंज होगा वो आपको पूछा है सिर्फ ओनली। देखो इसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा, जी का वैल्यू पुट करो, एम का वैल्यू पुट करो, आर का वैल्यू पुट करो, देन नेक्स्ट देखो आपका आंसर क्या आता है। ओके, इसे आप होमवर्क में भी कर सकते हो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर क्या पूछा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज द लीस्ट एट। ओके, फोर्स ऑफ ग्रेविटी लीस्ट कहाँ पर रहता है। ओके, तो देखो ऑप्शन क्या क्या दिए हैं। ऑप्शन देखो 20 के लिए क्या क्या दिए हैं, इक्वेटर, पोल्स, a point in between equator and any pole, none of these। देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिस्ट कहाँ पर रहेगा, सबसे कम कहाँ पर रहेगा, देखो कहाँ पर रहेगा, लिस्ट ग्रेविटी, यहाँ सबसे कम कहाँ पर रहेगा। बहुत सिंपल है यार, हमने तो डेरिवेशन देखे थे इक्वेटर के लिए और पोल के लिए। तो कहाँ पर रहेगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जीरो कहाँ पर आता है, एक तो सेंटर पर आता है, सेंटर का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया नहीं है, देन नेक्स्ट इक्वेटर एंड देन नेक्स्ट पोल। तो वहां पर आपको उन दोनों में से कहाँ पर कम दिखाई देता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखो एक के लिए इक्वेशन क्या है, g डैश इज इक्वल टू क्या आता है, g आता है, देन नेक्स्ट सेकंड के लिए इक्वेशन क्या आता है, g डैश इज इक्वल टू g माइनस r ओमेगा स्क्वायर। g माइनस r ओमेगा स्क्वायर एक तरफ पर आ रहा है और एक तरफ पर g इज इक्वल टू g डैश आ रहा है। इससे एट अ पोल पर आपका g इज इक्वल टू कितना है, 9.81 है। देन नेक्स्ट एट अ पोल के लिए क्या है, 9.8 में से दिस कहाँ पर आएगा आपका, इन बिटवीन टू पोल टू इक्वेटर, मींस पोल से लेकर इक्वेटर पर कहीं पर भी आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो सकता है, लिस्ट आ सकता है, कम ज्यादा हो सकता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, अ पॉइंट इन बिटवीन इक्वेटर एंड पोल, इस ऑप्शन सी आएगा। अगर आप इक्वेटर से पोल की तरफ ट्रैवल होते हो या फिर पोल से इक्वेटर की तरफ ट्रैवल होते हो, तब आपका क्या रहेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ पॉइंट क्या आएगा, सर्टेन लिस्ट आएगा। ओके, तो ऑप्शन सी आएगा। ओके, तो ऑप्शन सी करेक्ट आएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर देखो क्या पूछा है, 21 के अंदर देखो क्या है, इफ r इज द रेडियस ऑफ अर्थ एंड g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस, द एरिया ऑफ is। देखो मेन डेंसिटी क्या है, r इज द रेडियस दिया है, g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दिया है। देखो एरिया को सॉल्व करके आएगा, इसे भी हमने सॉल्व किया इससे पहले। डेंसिटी आपको फाइंड आउट करना है। ओके, देखो डेंसिटी आपको फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, m की जगह पर आपको क्या करना पड़ेगा, m को आपको डेंसिटी के फॉर्म में राइट करना पड़ेगा। मींस व्हाट, देखो